So many polythenes? Wow. What do you think is the difference among LDPE, LLDPE and HDPE? Answer is, sir, the materials we see around have certain structures within. Plastics too have certain structures and most of the structure are straight or linear chained. Linear chained or are tougher plastic than that of bifurcated or branch chained, and LDP is one such type. On the other hand, LLDPE, that is linear low density polyethylene, is more linear, so more tougher, and HDPE is much more linear than that of LLDPE, hence still more tougher plastic. Hence it can be said that HDPE means high density polythene has high density than that of LLDPE, which is more dense than LDPE. Similarly, molecular weight and tensile strength of HDPE is much more than LLDPE, which has these properties more than LDPE. वाओ, इतनी पॉलीथीन्स! अरे जरा ये बताइए इन पॉलीथीन्स में डिफरेंस क्या है, एलडीपी, एलएलडीपी एंड एचडीपी जो आपने अभी बताई हैं। सर, एक्चुअल में जब हम देखते हैं अपने आसपास के मटेरियल्स को, तो हर मटेरियल के अंदर कुछ न कुछ एक स्ट्रक्चर होता है मॉलिक्यूल्स का। और प्लास्टिक्स जो मटेरियल्स होते हैं उनमें भी स्ट्रक्चर्स होंगे। इसलिए ये देखा गया है कि ज़्यादातर प्लास्टिक्स में स्ट्रेट या लीनियर चेन्ड स्ट्रक्चर होते हैं। लीनियर चेन्ड स्ट्रक्चर जो है वो दूसरे स्ट्रक्चर्स के अलावा, जैसे ब्रांच चेन या बाइफरकेट चेन्स वाले जो स्ट्रक्चर से लीनियर चेन्ड स्ट्रक्चर मजबूत होते हैं। इसलिए एलडीपी ऐसा मटेरियल है जिसमें ब्रांच चेन स्ट्रक्चर होते हैं, जबकि दूसरी तरफ एलएलडीपी है जिसका नाम ही लीनियर लो डेंसिटी, लीनियर मीन्स सीधा, यानी स्ट्रक्चर इसके अंदर सीधा है। तो स्ट्रेट लाइन स्ट्रक्चर वाली प्लास्टिक्स ज़्यादा टफर होती हैं, यानी कि एलडीपी लो डेंसिटी पॉलीथीन से लीनियर लो डेंसिटी पॉलीथिलीन ज़्यादा टफर मानी जाती है स्ट्रक्चर वाइज। अब अगर देखा जाए एचडीपी के बारे में देखें, हाई डेंसिटी पॉलीथीन, तो उसका स्ट्रक्चर लीनियर लो डेंसिटी पॉलीथिलीन से भी ज़्यादा लीनियर होता है, इसलिए ये एचडीपी उससे भी टफर है। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि हाई डेंसिटी पॉलीथिलीन की डेंसिटी हाई होती है, किससे? एलएलडीपीई से, और एलएलडीपीई की डेंसिटी ज़्यादा होती है एलडीपीई से। इसी तरीके से मॉलिक्यूलर वेट, और अगर हम टेंसाइल स्ट्रेंथ के बारे में बात करें इन मटेरियल्स की, तो एचडीपीई मॉलिक्यूलर वेट में भी और टेंसाइल स्ट्रेंथ में भी ज़्यादा होती है एलएलडीपीई से, और एलएलडीपीई में ये प्रॉपर्टी एलडीपीई से ज़्यादा होती है। ओके, you mentioned thermoset plastics, right? What are these? Sir, plastics or resins are of two important types. The first one is thermoplastics and other one is thermosetting plastics. Thermoplastics have the important property that they can be used and processed again and again, while thermosetting plastics can be processed not again and again but only once. ठीक है, आपने अभी बताया था कुछ थर्मोसेट प्लास्टिक्स के बारे में, ठीक है। क्या ये थर्मोसेटिंग प्लास्टिक्स क्या होती हैं? सर, प्लास्टिक या रेजिन्स दो टाइप के होते हैं। इनके दो इंपॉर्टेंट टाइप होते हैं। पहला इंपॉर्टेंट टाइप है थर्मोप्लास्टिक्स, और दूसरा इंपॉर्टेंट टाइप होता है प्लास्टिक्स का या रेजिन्स का थर्मोसेटिंग प्लास्टिक्स। थर्मोप्लास्टिक्स की प्रॉपर्टी ये होती है कि इन प्लास्टिक्स को हम बार बार यूज कर सकते हैं और प्रोसेस कर सकते हैं, जबकि थर्मोसेटिंग प्लास्टिक्स इस टाइप की प्लास्टिक्स होती हैं कि जिन्हें सिर्फ एक ही बार यूज किया जा सकता है, ये दोबारा यूज नहीं की जा सकती, और ये थर्मोप्लास्टिक से ज़्यादा टफर होती हैं।
Any other difference? Yes, sir. Thermoplastics are mostly linear or branch-changed plastics as far as their structures are concerned. That's why these are flexible, while thermosets are cross-linked plastics, that is, having three-dimensional structure, hence they are rigid. और कोई डिफरेंस बता सकते हैं आप थर्मोप्लास्टिक्स और थर्मोसेट्स में? जी सर, थर्मोप्लास्टिक जो है ज़्यादातर स्ट्रक्चर वाइज लीनियर या ब्रांच चेन प्लास्टिक्स होती हैं, इसलिए वो कुछ फ्लेक्सिबल भी होती हैं, जबकि थर्मोसेट्स प्लास्टिक क्रॉस लिंक प्लास्टिक्स होती हैं, जिसको हम थ्री डायमेंशनल स्ट्रक्चर भी कह सकते हैं। वो थ्री डायमेंशनल स्ट्रक्चर लिए होती हैं, इसलिए वो रिजिड होती है। ओके, डू कोपॉलीमरिक प्लास्टिक्स ऑल्सो हैव द सेम टाइप ऑफ स्ट्रक्चर्स? Yes, sir. Copolymers do have the same branch chain and linear chained molecules as that of a simple polymers, also known as homopolymers. But as we know, copolymers are polymerized with different types of monomers. Hence, arrangement of molecules changes, but not the chains. Sometimes monomer, say A, form linear chain first, and monomer, say B, also get adjusted inside this main chain, and this process goes on. Let us illustrate it like this. Suppose, sir, monomer of a molecule are arranged like A dash A dash A dash A. Then suddenly the second monomer, which is monomer B, gets adjusted in this chain like B dash B dash B dash B, and then again A, and then again B. So such type of process goes on, and such type of chain structure make it a regular block copolymer. Sometimes these monomers get adjusted as A dash A dash A. Then again comes, these are three molecules of monomer A. Then comes inside two monomers of B, and they are adjusted like this, B dash B, in the same chain, and again two molecules of A dash A dash, and then again there are three molecules of B. Such type of arrangement is known as random arrangement. Hence random copolymers are called irregular block copolymers. And sometimes arrangement of monomer is quite different than these two, and the arrangement is like this: A dash A dash A dash A dash A dash in the main chain, and B dash B dash B dash in their side chains. And such type of arrangement is known as graft copolymers. These type of polymers are known as graft copolymers. ठीक है, ये बताइए कि कोपॉलीमरिक प्लास्टिक्स जो है उनके भी स्ट्रक्चर एक ही जैसे होते हैं? हाँ सर, कोपॉलीमर्स प्लास्टिक्स भी जो है में उसी टाइप के स्ट्रक्चर्स होते हैं, जैसे हमने अभी आपको बताया था, ब्रांच चेन स्ट्रक्चर, लीनियर चेन स्ट्रक्चर। तो इस टाइप के स्ट्रक्चर और क्रॉस लिंक स्ट्रक्चर भी बताया था हमने। वो सारे स्ट्रक्चर्स इस कोपॉलीमर्स में भी पॉसिबल हैं। लेकिन जैसा कि हम जानते हैं, कोपॉलीमर्स जो है वो डिफरेंट मोनोमर्स के रिएक्शन से जो है बनते हैं। तो उसमें मॉलिक्यूल्स तो मॉलिक्यूल्स की सेटिंग तो ऐसे पॉलीमर्स में चेंज हो सकती है, लेकिन चेन वही रहेंगी। जैसे लॉन्ग चेन बताया, लीनियर चेन बताया था आपको, या ब्रांच चेन बताया था। चेन पे कोई फर्क नहीं पड़ता, मॉलिक्यूल्स अरेंजमेंट पे फर्क पड़ता है। अब अरेंजमेंट के बारे में बताता हूं। जैसे दो मोनोमर रिएक्ट करते हैं, एक मान लीजिए ए मोनोमर है और दूसरा मान लीजिए बी मोनोमर है। ये दो डिफरेंट टाइप के जब मोनोमर मिलके किसी पॉलीमर को बनाते हैं तो कोपॉलीमर बनता है। तो लेकिन मॉलिक्यूल अरेंजमेंट चेन्स जो बताया था हमने, तो स्ट्रेट चेन में क्या होता है कि एक बार मान लीजिए 4 बार ए मॉलिक्यूल रिपीट हो जाता है, तो अचानक बी भी उस चेन में शामिल हो जाता है।
और 4 टाइम्स बी के मॉलिक्यूल्स भी उसमें अटैच हो जाते हैं। उसके बाद फिर 4 टाइम्स ए के मॉलिक्यूल्स मान लीजिए अटैच हो गए। एग्जैक्टली ये 4 टाइम्स नहीं हो सकता है, लेकिन यहाँ हम एग्जाम्पल के लिए बता रहे हैं। तो ऐसे ही ये प्रोसेस चलती चली जाती है और स्ट्रक्चर बनता चला जाता है, क्योंकि इसमें हमने यहाँ इलस्ट्रेट किया है कि 4 टाइम्स ए आ रहा है, रिपीट हो रही हैं यूनिट्स, और 4 टाइम्स बी रिपीट हो रही हैं, फिर 4 टाइम्स ए रिपीट हो रही हैं, और ये ऐसे प्रोसेस चलती चली जा रही है। तो ऐसे पॉलीमर्स को हम रेगुलर ब्लॉक कोपॉलीमर्स बोलते हैं। और कभी कभी क्या होता है, ये ए और बी के अरेंजमेंट्स रैंडम हो जाते हैं, कि जैसे मैंने यहाँ इलस्ट्रेट किया है कि 3 मॉलिक्यूल्स जो है ए के आगे, ए मोनोमर के आगे, उसके बाद अचानक उस रिएक्शन में बी के 2 मॉलिक्यूल आ गए, फिर उसके बाद 2 ए के मॉलिक्यूल आ गए, फिर उसके बाद 3 बी के मॉलिक्यूल आ गए। तो इसमें एग्जैक्ट रिपीटेशन ऑफ मॉलिक्यूल्स नहीं होता, रैंडम होता है। इसलिए ऐसे ये भी कोपॉलीमर्स ही कहलाते हैं, लेकिन हम इन्हें इरेगुलर ब्लॉक कोपॉलीमर्स कहते हैं। और कभी कभी तो अरेंजमेंट और भी मजेदार होता है कि इसकी पॉलीमर मेन चेन में तो एक ही टाइप के एटम्स जो हैं अरेंज हो जाते हैं, जैसे ए करके हमने इसमें दिखाया है मेन चेन में, और साइड में जो है जो दूसरे मोनोमर्स हैं वो साइड में अटैच हो जाते हैं। मैंने इसमें फिगर भी बना के दिखा दिया है। तो इस टाइप के अरेंजमेंट को हम ग्राफ्टिंग कहते हैं, और इस टाइप के कोपॉलीमर्स को हम ग्राफ्ट पॉलीमर्स कहते हैं, ग्राफ्ट कोपॉलीमर्स। Okay, can we find a copolymeric plastics in its cross-linked form? Yes, sir. Some special type of copolymeric plastics can be cross-linked. Example being certain epoxy copolymers. क्या आप बता सकते हैं कि कोपोलिमरिक प्लास्टिक जो है उनको क्रॉस लिंक भी किया जा सकता है? हाँ सर, जो है कोपोलिमरिक प्लास्टिक्स कुछ ऐसी होती हैं जिनको हम क्रॉस लिंक्स कर सकते हैं, और इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है epoxy copolymers. Okay, why do we need to go for copolymers while homopolymers are always preferred? Sir, up to certain extent you are right, but if we want additional properties other than that by a homopolymer, we prefer to go for copolymers to incorporate those additional properties required. ठीक है, ये बताइए हमें कोपॉलीमर्स की तरफ जाने की जरूरत क्या है, जबकि हमारे पास होमोपॉलीमर्स होते हैं और उन्हें ऑलवेज प्रीफर किया जाता है। सर आप कुछ हद तक सही हैं, लेकिन कभी कभी क्या होता है, होमोपॉलीमर्स में जो प्रॉपर्टीज हमें रिक्वायर्ड है उसके अलावा भी कोई अगर एडिशनल प्रॉपर्टी हमें किसी पॉलीमर में चाहिए होती है, किसी प्लास्टिक प्रोडक्ट में चाहिए होती है, तो हम प्रीफर करते हैं कोपॉलीमर्स की तरफ जाना। कोपॉलीमराइजेशन से हमें वो एडिशनल प्रॉपर्टीज और मिल जाती हैं होमोपॉलीमर के अलावा, जो हमें एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट में चाहिए होती हैं। ओके, वी यूज पॉलीमर्स, कोपॉलीमर्स। हैव यू एवर हर्ड द नेम्स ऑफ ऑलिगोमर्स? व्हाई कैन वी नॉट यूज ऑलिगोमर्स? सर, इन कॉमर्शियल प्रैक्टिस ऑलिगोमर्स स्टैंड नोवेयर. दीज आर वेरी वीक पॉलीमर्स. इट इज a fact that oligomers have very poor degree of polymerization. ठीक है, हमने वर्ड पॉलीमर सुने हैं, कोपॉलीमर सुना है, क्या कभी आपने वर्ड ऑलिगोमर सुना है? हम ऑलिगोमर्स क्यों यूज नहीं कर सकते? सर, कॉमर्शियल प्रैक्टिस में ऑलिगोमर्स जो है कहीं भी स्टैंड नहीं करते हैं, ये बहुत ही वीक पॉलीमर्स होते हैं, और ये फैक्ट है कि इन ऑलिगोमर्स में डिग्री ऑफ पॉलीमराइजेशन बहुत कम होती है। व्हाट यू मीन बाय डिग्री ऑफ पॉलीमराइजेशन? Sir, degree of polymerization refers to the number of monomer units that take part in reaction or polymerization. It ranges only up to a few hundred molecules in oligomers, while ordinary polymers in commercial practice have minimum approximate 5,000 to 10,000 number of molecules that take part in chemical reaction or polymerization. आपका मतलब डिग्री ऑफ पॉलीमराइजेशन से क्या है? सर, डिग्री ऑफ पॉलीमराइजेशन उन नंबर ऑफ मोनोमर्स को शो करती है जो किसी केमिकल रिएक्शन में पार्ट लेते हैं, या पॉलीमराइजेशन कह सकते हैं, पॉलीमराइजेशन में पार्ट लेते हैं। और जहां तक ओलिगोमर्स का सवाल है, इसमें
कुछ 100 मॉलिक्यूल्स ही पार्ट लेते हैं पॉलीमराइजेशन में, और जो किसी काम के नहीं होते, ये कॉमर्शियल प्रैक्टिस वाले पॉलीमर्स नहीं होते। जबकि कॉमर्शियल प्रैक्टिस वाले पॉलीमर्स में मिनिमम 5000 to 10,000 मॉलिक्यूल्स का पार्ट लेना बहुत जरूरी होता है। ओके, व्हाट इज पॉलीमराइजेशन? सर, पॉलीमराइजेशन इज ए केमिकल रिएक्शन प्रोसेस in which monomers are reacted to form polymers. पॉलीमराइजेशन क्या होता है? सर, पॉलीमराइजेशन वो केमिकल रिएक्शन प्रोसेस होती है जिसमें मोनोमर्स को जो है पॉलीमर्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। ओके, इस पॉलीमराइजेशन इज सिंपल केमिकल रिएक्शन? सर, पॉलीमराइजेशन इज सिंपल टू कॉम्प्लिकेटेड और कंडीशनल प्रोसेस. Sometimes we see that a monomer gets polymerized during its storage only, sometimes in sunlight only, sometimes by certain radiations, sometimes by heating the monomers, sometimes by heating and applying pressure, and sometimes by the use of certain chemicals like using catalyst, and sometimes by using catalyst, heat, pressure all together. ठीक है, ये बताइए पॉलीमराइजेशन क्या सिंपल प्रोसेस होती है? सर, पॉलीमराइजेशन सिंपल प्रोसेस भी होती है और कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस भी होती है, कंडीशनल प्रोसेस भी होती है। कभी कभी हम देखते हैं कि मोनोमर्स जो है अगर हम स्टोरेज के लिए रख देते हैं तो वहीं पॉलीमराइज हो जाते हैं, और कभी कभी हमने देखा है कि मोनोमर्स जो है सनलाइट में पॉलीमराइज हो जाते हैं। कभी कभी हमने देखा है कि कुछ रेडिएशंस के कांटेक्ट में आने से जो है मोनोमर्स पॉलीमराइज हो जाते हैं, और कभी कभी हमने देखा है कि हम मोनोमर्स को हीट कर दें तब वो पॉलीमराइज हो जाते हैं। और कभी कभी हमने ये भी देखा है कि हम हीटिंग के अलावा अगर उस पर प्रेशर अप्लाई करें तब वो पॉलीमराइज हो रहा है। और कभी कभी हम ये देखते हैं कि कुछ केमिकल्स हम यूज कर दें जैसे कैटलिस्ट वगैरह, तो उससे भी मोनोमर्स पॉलीमराइज हो जाते हैं। और कभी कभी ये भी देखा गया है कि कैटलिस्ट, हीट और प्रेशर सब कुछ अप्लाई करने के बाद ही पॉलीमर्स जो है मोनोमर्स पॉलीमराइज हो जाते हैं। स्टूडेंट्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।